प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर, सबसे पहली एक्साइटेबिलिटी, सेकंड कंडक्टिविटी, अनफटिगेबिलिटी, रिफ्रैक्टिव पीरियड, ऑल और नन, समेशन एंड एकोमोडेशन। इसमें से दो अपन पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी? ऑल और नन और रिफ्रैक्टिव। ठीक है, तो ऑल और नन में क्या होता है, या तो पूरी तरह से रेस्पॉन्स आएगा या रेस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, तो नर्व फाइबर का भी वही सिस्टम है, अगर उसमें एक्सचेंज पोटेंशियल जनरेट होगा तो पूरी नर्व में एक साथ होगा, अदरवाइज जनरेट ही नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड रिफ्रैक्टिव पीरियड, तो उसमें दो होते हैं, एक एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में कितना भी एक्स्ट्रा रेस्पॉन्स दे दो, दोबारा रेस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा तब भी। और रिलेटिव में स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा सुप्रा थ्रेशोल्ड का, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। बाकी सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली एक्साइटेबिलिटी, तो एक्साइटेबल टिश्यूज जिनमें भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो हमारी बॉडी में कौन कौन से? न्यूरॉन्स और मसल्स। ठीक है, मसल्स कितने टाइप की है? 3, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। ठीक है, सारी एक्साइटेबल सेल्स हैं और न्यूरॉन्स। तो एक्साइटेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच cells or tissue respond to changes in the external or internal environment। ठीक है, नर्व फाइबर हाईली एक्साइटेबल टिश्यूज होते हैं, रेस्पॉन्ड टू मैकेनिकल, ठीक है, थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिक स्टिमुलाई। लैब में जो हम यूज करते हैं वो ज्यादातर इलेक्ट्रिक स्टिमुलाई करते हैं। क्लियर? अगर नर्व कंप्रेस हो जाएगी तो वो मैकेनिकल स्टिमुलस है। ठीक है, तो सारे अलग अलग टाइप के स्टिमुलस है। प्रॉपर्टीज के नाम याद रहने चाहिए, एक एक दो दो लाइन याद रहनी चाहिए ताकि कॉपी भर सको। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्साइटेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। तो स्टिमुलस की स्ट्रेंथ को कौन बताता था? क्या नाम लिया था लास्ट टाइम? रियोवेस। ठीक है, और टाइम के लिए यूटिलाइजेशन टाइम और क्रोनेक्सी। ठीक है, डबल द स्ट्रेंथ, टाइम इज हाफ क्रोनेक्सी। ठीक है, और इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम। ठीक है, अभी एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम क्यों आया? जब तक अभी तक तो हमने कैल्शियम की बात ही नहीं करी थी, सिर्फ सोडियम पोटेशियम पे चल रहे थे। ठीक है, तो जो नर्व है वो आगे रेस्पॉन्स कैसे जनरेट करेगी? मैकेनिकली। ठीक है, तब आपके लिए हेल्प करता है एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम। ठीक है, सेकंड आता है कंडक्टिविटी। ऑन स्टिमुलस एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, प्रोपेगेट होता है, वो कंडक्टिविटी है। ठीक है, किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट होता है? खड़े हो जाओ, खड़ी हो जाओ थोड़ी देर। कंडक्टिविटी कंप्लीट होगा जब तक खड़े रहना। ठीक है, conductivity on stimulation action potential is generated in the nerve fiber which is propagated along its entire length to the axon terminals। ठीक है, तो कंडक्टिविटी बोथ डायरेक्शन में होती है। एक्सॉन में किस तरफ होती है? सेल बॉडी से टर्मिनल। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है, हाँ या ना? हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है, हाँ या ना? सब्सटेंस बाय डायरेक्शन होते हैं, और कंडक्शन भी दोनों साइड हो सकता है। जब पिछली बार बताया था तो बोला था कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसमें दूसरी साइड भी हो सकता है। ठीक है, तो इम्पल्सेस नॉर्मली पास फ्रॉम साइनेप्टिक जंक्शन टू द एक्सॉन टर्मिनल, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोड्रोमिक। ठीक है, जो नॉर्मल बॉडी की डायरेक्शन होती है या वो ऑर्थोड्रोमिक, ऑर्थो के हिसाब से जो आपकी डायरेक्शन है ट्रांसपोर्ट की, वो डायरेक्शन। ठीक है, सेकंड होता है अपोजिट डायरेक्शन, इसे एंटीट्रोमिक बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है एक्सॉन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन टाइप के केसेस होते हैं, एक या दो, जहां पे क्या होता है कि रेस्पॉन्स एक्सॉन टर्मिनल से और सेल बॉडी की तरफ जाता है। ठीक है, बट वो रेयर्स होता है। थर्ड इज समेशन। ठीक है, ग्रेडेड पोटेंशियल बताए थे, तब समेशन बताया था कि कई सारे ग्रेडेड पोटेंशियल होते हैं तो वो मिलके एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देते हैं। ठीक है,
तो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस डज नॉट इवोक एन एक्शन पोटेंशियल, but when sub-threshold stimuli are applied in rapid succession, they are summated and produce an action potential. ठीक है, समेशन दो तरह के होते हैं, टेम्पोरल, स्पाशियल। वो जब आप साइनैप्स पढ़ोगे तब वो पूरा सीएनएस के टाइम पे तब आएंगे। ठीक है, तो दो तरह के समेशन होते हैं, टेम्पोरल और स्पाशियल। ठीक है, तो समेशन क्लियर। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन क्या होता है? लगातार हम स्टिमुलाई देते हैं, कंटिन्यूस स्टिमुलाई देते हैं, तो पहले तो मसल अच्छे से, नर्व या मसल अच्छे से रेस्पॉन्ड करती है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, नर्व या मसल रेस्पॉन्ड करना कम कर देती है। ठीक है, बार बार एक ही चीज के लिए डांटोगे किसी को तो धीरे धीरे वो काम करना ही बंद कर देगा, डीट हो जाएगा। ठीक है, यही बोलता है ना, डीट हो जाते हैं। एक बार पीटोगे तो काम हो जाएगा, दो बार पीटोगे तो भी हो जाएगा, तीन बार पीटोगे तो फिर पता है कि पिटना है तो काम करना बंद कर देता है इंसान। ठीक है, वही यहाँ होता है एकोमोडेशन। एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूस स्टिमुलाई में डिक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द नर्व फाइबर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एकोमोडेशन। द एकोमोडेशन कंसिस्ट ऑफ अ राइज इन थ्रेशोल्ड ऑफ द टिश्यू ड्यूरिंग स्टिमुलेशन। ठीक है, तो जो थ्रेशोल्ड है वो राइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबने एक्सपीरियंस किया है, कभी घर में एक बार पिटाई होती है तो काम हो जाता है, फिर दूसरी बार पिटाई होती है तो भी हो जाता है, फिर काम बंद हो जाता है, तो पिटाई की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। पहले हाथ से पिट रहे थे, फिर चप्पल से पिटते हैं, फिर डंडों से पिटते हैं, है ना? पिटे हो कि नहीं पिटे हो? कौन कौन पिटा है घर में? हाँ, झाड़ू से पिटे हैं, हाँ वाइपर से पिटे हैं, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, तो वही सेम रेस्पॉन्स देने के लिए आपको क्या है, स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग करना है। अब याद मत करो, बाद में याद करना अब। ठीक है, द सिमिलर फीचर ऑब्जर्व्ड एट नर्व एंडिंग इट इज नोन एज एडेप्टेशन। ठीक है, अगर हम नर्व की या मसल की बात करते हैं तो एकोमोडेशन है, अगर वो एंडिंग्स पे बात करते हैं तो एडेप्टेशन है। ठीक है, वर्ड सेम है, मीनिंग सेम। क्लियर? अनफटिगेबिलिटी। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, मसल को बार बार काम कराओगे तो फटीग हो जाएगी। ठीक है, नर्व में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नर्व क्या है, सिर्फ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, एनर्जी यूज नहीं करती है। मसल एनर्जी यूज करती है, मेटाबॉलिज्म करती है, बाई प्रोडक्ट बनाती है, वेस्ट बनाती है, इसलिए फटीग हो जाती है। ठीक है, नर्व फाइबर्स कैन नॉट बी फटीग इवन व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड कंटिन्यूअसली। नर्व फाइबर कंडक्टेड इम्पल्सेस दैट डू नॉट इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो नर्व्स में एनर्जी वेस्ट नहीं होती। मसल जब काम करती है तो वो एनर्जी भी वेस्ट करती है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल लैक्टिक एसिड फॉर्म करती है, वो एक्यूमुलेट होता है, तो फटीग आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी, नाम बताना। ये ऐसे मत बताओ, एक नाम बताते जाओ, एक एक करके आगे बताते जाओ। एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, अकोमोडेशन, समेशन, रिफ्रैक्टिव पीरियड, ऑल और नन रेस्पॉन्स, और लास्ट अनफटिगेबिलिटी। ठीक है, तो 7 है नर्व फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको सातों के बारे में लिखना है, 2-2, 3-3 लाइन लिखनी है। ठीक है, अब आता है कंपाउंड नर्व एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, आपकी नर्व कौन कौन सी होती है? एक होती है मोटर, एक होती है सेंसरी, ठीक है, तीसरी होती है मिक्स्ड। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो ज्यादातर मेन नर्व्स हैं, ठीक है, अपर लिम्ब पढ़ रहे हो अभी, है नाम है, कौन कौन सी आई अभी तक नर्व्स? अभी शुरू ही नहीं हुआ, चलो। मीडियन नर्व, अल्नर, रेडियल, नाम सुने? तो ये सारी क्या होती है, कंपाउंड नर्व्स होती है, मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। ठीक है, इनमें कुछ फाइबर होते हैं जो सेंसेशन लेके आते हैं आर्म से, और कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो मोटर रेस्पॉन्स लेके जाते हैं आर्म्स तक। ठीक है, तो ये होती है आपकी मिक्स्ड नर्व्स। तो एक्शन पोटेंशियल रिकॉर्डेड फ्रॉम अ नर्व एज अ पार्ट ऑफ नर्व कंडक्शन स्टडी या मसल फंक्शन। ठीक है, तो जब आपको स्टडीज करनी होती है नर्व कंडक्शन की, फंक्शन की, ठीक है, वेलोसिटी की,
डिजीज के डायग्नोसिस के टाइम पे, तो आपको एक कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल मिलता है। ठीक है, मिक्स नर्व मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स विद वेरिंग डायमीटर्स, प्रॉपर्टीज, सेंसरी हो सकते हैं, मोटर हो सकते हैं। टू फैक्टर्स अफेक्टिंग कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल, वन इज टाइप ऑफ फाइबर, मोटर है या सेंसरी है, ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस। ठीक है, तो जब हम एक्शन पोटेंशियल चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, करंट लगाते हैं। नर्व एक्शन पोटेंशियल की जब हम स्टडीज करते हैं तो हम क्या करते हैं, बॉडी में करंट लगाते हैं। दो तरीके से करंट लगते हैं, या तो डायरेक्ट स्किन पे लगाते हैं या फिर इंजेक्शन लगा के डायरेक्ट मसल में लगाते हैं। तो वो जो करंट होता है वो आप कितनी स्टिमुलस का दे रहे हो, उस करंट के बेसिस पे रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एक तो टाइप ऑफ फाइबर और स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। एक्शन पोटेंशियल हैज डिफरेंट पीक इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, तो ए अल्फा जो फाइबर होता है उसका एक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, ए बीटा का कम, गामा का और कम, और सी का सबसे कम। ठीक है, सबसे स्लो स्पीड किसकी होती है, सी की, सबसे फास्ट ए अल्फा। तो उसी डायरेक्शन में आपको पीक्स मिलती है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल की। आता है नर्व इंजरी। नर्व इंजरी का एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट वॉलेरियन डीजनरेशन पे। ठीक है, मोस्ट कॉमनली वॉलेरियन डीजनरेशन पर ही क्वेश्चन आता है, पूरी नर्व इंजरी से क्वेश्चन नहीं आता। When a nerve is sectioned, the distal part of the nerve separated from the cell body degenerates. This is known as Wallerian degeneration. ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वॉलर, उनके नाम पे उन्होंने इसको चेक किया था, तो ये वॉलेरियन डीजनरेशन उन्हीं के नाम पे। ठीक है, तो व्हेन अ नर्व इज सेक्शन, अगर आप किसी नर्व को बीच में से काट देते हो, जो डिस्टल पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट तो सोमा है, बॉडी है, डिस्टल पार्ट जो एक्सॉन टर्मिनल है वो डीजनरेट हो जाता है, उसको बोलते हैं वॉलेरियन डीजनरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जो प्रॉक्सिमल पार्ट है यानी कि सेल बॉडी, वहां से एक वापस से एक्सॉन बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। क्लियर, तो पहला होता है डीजनरेशन डिस्टल पार्ट का, और रीजनरेशन होता है प्रॉक्सिमल पार्ट से। क्लियर, Soma informed about the injury by the absence of substance transported retrogradely from the axon terminals. तो सोमा को इंजरी का पता कैसे चला, एक्सॉन टर्मिनल से सब्सटेंस आने थे, लगातार आना बंद हो गए, तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि चीजें वापस नहीं आ रही जो गई थी। ठीक है, तो सब्सटेंस नहीं आता है, तो सोमा को पता चलता है कि एक्सॉन टर्मिनल इज नॉट वर्किंग और नॉट अटैच, तो अपने आप रीजनरेशन स्टार्ट कर देते हैं। ग्रेडिंग ऑफ नर्व इंजरी, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। 5 ग्रेड्स होती हैं। फर्स्ट डिग्री ट्रांजिएंट लॉस ऑफ फंक्शन ड्यू टू माइल्ड प्रेशर ऑफ नर्व। ठीक है, तो ये आप लोगों ने सबने फील करा होगा, कभी कभार पैर के ऊपर पैर रख के बैठ जाते हो तो एक पैर सुन्न हो जाता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, थोड़ी देर के बाद वो वापस नॉर्मल हो जाता है ना, तो वो होता है ट्रांजिएंट लॉस ऑफ फंक्शन ड्यू टू माइल्ड प्रेशर ऑन नर्व। ठीक है, टेम्परेरी लॉस ऑफ फंक्शन कॉज्ड बाय द लोकल इस्चेमिया फॉलोइंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। ठीक है, नर्व फाइबर्स कंप्लीटली रिकवरिंग विद इन फ्यू आवर्स टू फ्यू वीक्स। ठीक है, ज्यादा देर तक कर लिया तो फ्यू आवर्स लगेंगे, बहुत ही कम देर के लिए तो फ्यू मिनट्स में हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट डिग्री। ठीक है, ये सब ने एक्सपीरियंस किया है। फिर आता है सेकेंड डिग्री, सीवियर नर्व डैमेज विद इंटैक्ट एंडोन्यूरियल ट्यूब। ठीक है, 3 कवरिंग थी, पहली कौन सी थी, एंडोन्यूरियल, सेकंड पेरिन्यूरियम, थर्ड एपिन्यूरियम। ठीक है, तो अगर एंडोन्यूरियम इंटैक्ट है, डैमेज हुआ है बट एंडोन्यूरियम अभी भी है, तो रीजनरेशन हो जाएगा बट डिलेड होगा। ठीक है, थर्ड डिग्री सीवियर डैमेज टू नर्व फाइबर दैट इंटरप्ट्स एंडोन्यूरियल ट्यूब, एंडोन्यूरियल ट्यूब भी खत्म हो जाएगी। फोर्थ सीवियर डैमेज टू नर्व एसोसिएटेड विद डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्व फेसिकुलाई। क्या होता है फेसिकुलाई, बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। ठीक है, और फिफ्थ डिग्री कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ नर्व, तो इसमें क्या होता है, पूरी तरह से नर्व कट जाती है, तो डिजेनरेटिव चेंजेस जो है वो सबसे पहले इसी में स्टार्ट होता है। ठीक है, जो पहले वाले
4 हैं उनमें डीजनरेशन स्टार्ट ही नहीं होगा क्योंकि पूरी तरह से कट नहीं हुआ है। ठीक है, डीजनरेशन तभी स्टार्ट होगा जब नर्व बीच में से कट हो जाएगी और एक्सॉन टर्मिनल और सोमा पूरी तरह से अलग हो जाएगी। क्लियर? तो इसलिए सिर्फ फिफ्थ ऐसी है जिसमें डीजनरेशन होगा, बाकी चारों में डीजनरेशन नहीं होगा। कोई डाउट? पांचों डिग्री याद रहेगी, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, नहीं तो आपसे वाइवा में तो पूछ ही लेते हैं कितने डिग्री में होती है। ठीक है, ग्रेड्स बता दो और सबसे सिंपल सबसे टिपिकल कौन सी होती है वो पूछते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट डिग्री नॉर्मल प्रेशर पड़ा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, माइल्ड प्रेशर हुआ, टेम्पररी लॉस हुआ फंक्शन का और फ्यू आवर्स टू फ्यू वीक्स, फ्यू मिनट्स वापस रिकवर हो गया। सेकेंड डिग्री में एंडोन्यूरियम प्रेशर ज्यादा था बट एंडोन्यूरियम इंटैक्ट थी। थर्ड में एंडोन्यूरियम भी कट हो गई। फोर्थ में फेसिकुलाई कट हो गई और फिफ्थ में पूरी तरह से नर्व भी ट्रांजेक्ट हो गई। ठीक है, डीजनरेटिव चेंजेस तो ये डायरेक्ट पूछते हैं। द डीजनरेटिव चेंजेस अकर्स इन द डिस्टल सेगमेंट, इसको बोलते हैं वॉलेरियन डीजनरेशन। सबसे पहले ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स ब्लॉक हो जाता है, अगर नर्व कट हो जाएगी तो ट्रांसमिशन नहीं होगा सिग्नल्स का। ठीक है, सेकंड एक्सोन में चेंजेस, एक्सोन क्या होगा, एक्सोन स्वेलअप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको आगे प्रोसेस स्टार्ट करना है, स्वेलअप हो जाएगा, उसका जो न्यूक्लियस है वो कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाएगा, नेसल्स बॉडीज जो है वो डिस्पर्स हो जाएंगी और रीजनरेट हो जाएंगी। क्लियर? क्या होती है नेसल्स बॉडीज? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ठीक है, फिर इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस, आपने स्टिमुलस दिया तो डिस्टल एक्सोन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है 3 दिन तक, उसके बाद वो भी जनरेट करना बंद कर देता है। ठीक है, एंड लास्ट चेंजेस इन सोमा, इसको बोलते हैं क्रोमेटोलाइसिस, जिसमें निसल्स ग्रेन्यूल्स आपके रीजनरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्रोमेटोलाइसिस होता है। सेकेंड, न्यूक्लियस डिस्प्लेस टू पेरिफेरी। ठीक है, क्योंकि स्वेलअप हो जाएगा तो न्यूक्लियस को धक्का पड़ेगा, वो एक कोने में जाके बैठ जाएगा। क्लियर? फिर ऑर्गेनल्स, ऑल ऑर्गेनल्स आर डिसअपियर। क्लियर? इन सबको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड डीजनरेशन। ठीक है, ये नॉर्मल एक्सोन है। ठीक है, नॉर्मल न्यूरॉन है, यहाँ पे आपकी साइट ऑफ इंजरी हुई, यहां से न्यूरॉन कट हो गया। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, ये जो आपका इंटैक्ट था ट्रांसमिशन के लिए एक्सॉन टर्मिनल, वो मसल से डिटैच हो जाएगा। क्लियर? सोमा स्वेलअप हो जाएगा, न्यूक्लियस सेंट्रलाइज्ड है यहाँ पे एक कॉर्नर में आ जाएगा। ठीक है, निसल्स बॉडीज बहुत ज्यादा है, कम हो जाएंगी और ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो जाएंगे। क्लियर? तो ये होता है डीजनरेटिव चेंजेस, वॉलेरियन डीजनरेशन। ये डायरेक्ट आएगा तो डायग्राम बनाना है। ठीक है, बना लोगे? कोई डाउट? रीजनरेटिव चेंजेस, रीजनरेटिव चेंजेस 3 तरह से होते हैं। एक होता है एक्सोन में, दूसरा होता है सोमेटिक में और तीसरा होता है टारगेट स्ट्रक्चर, यानी कि जिस भी चीज को न्यूरॉन सप्लाई कर रहा है, नर्व को कर रहा है या मसल को कर रहा है। ठीक है, तो 3 जगह पे चेंजेस होंगे, पहला एक्सोन में, दूसरा सोमा में और तीसरा टारगेट ऑर्गन में। ठीक है, एक्सोन में क्या होगा, द स्प्राउट्स एलोंगेटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ कॉन। एक्सोन में चेंजेस ये होंगे कि जो भी लास्ट पार्ट होगा एक्सोन का जो कट हुआ है, वहां से इस तरह के बहुत सारे स्प्राउट्स निकलेंगे। सबको पता है स्प्राउट्स, सुना होगा, है ना? तो स्प्राउट्स क्या होता है, उसमें आपकी ओपनिंग्स निकलती है बहुत सारी, तो बहुत सारी ओपनिंग्स निकलेंगी, जरूरी नहीं 1 या 2 निकले, 5, 6, 10 तक निकल सकती हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी एक जो ओपनिंग होगी ना, उसको आगे की सेल्स पकड़ लेंगी। जैसे इसमें 4 निकली है, इन चारों में से कोई भी एक ओपनिंग को ये आगे की जो सेल्स है, श्वान सेल्स, ये एक ओपनिंग को पकड़ लेंगी। उस ओपनिंग को पकड़ के अब उसी ओपनिंग को ये एक्सटेंड करेंगी और वो बनेगा नया एक्सोन। ठीक है, तो स्प्राउट्स बहुत सारे निकलेंगे। ठीक है, 5 से लेकर 15 तक स्प्राउट्स निकलते हैं, उनमें से कोई एक आपका न्यू एक्सोन फॉर्म होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ कॉन, कोन की शेप में होता है, ग्रोथ करता जाता है। ठीक है, धीरे धीरे ये बिल्कुल एंड तक पहुंचेगा,
जो आपका ऑर्गन है, टारगेट ऑर्गन, उस पर अटैच होगा, श्वान सेल्स होंगी, पेरीफेरी में आएंगी, ठीक है, और फिर जनरेट करेंगी माइलिन। क्लियर? तो यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। द स्प्राउट elongated by formation of growth cone, Schwann cells survive the degeneration, multiply and form rows along the pathway. One branch of new sprout finds the way through the Schwann cells and reinnervates the original target structure. Okay. The regeneration rate of the growing axon is about 1 to 4 mm per day. ठीक है, तो अगर कोई आपका एक्सॉन 1 या 2 मीटर का है तो उसको पूरा वापस होने में कितना टाइम लग जाएगा? ठीक है, 3 महीने, 4 महीने, इतना टाइम लगता है वापस से रीजनरेट होने में नर्व को। Schwann cells form the myelin sheet around the newly formed axon. ठीक है, सोमा में ज्यादा चेंजेस होते नहीं है। जो एक्स्ट्रा फ्लूइड आया था, सेल्स डेवलप हुई थी, वो बाहर निकलेगा, न्यूक्लियस अपनी जगह पे आएगा, ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे, निसल ग्रेन्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, सोमा में कोई ज्यादा चेंज होता नहीं है। टारगेट स्ट्रक्चर में क्या होगा? टारगेट स्ट्रक्चर में जो रिसेप्टर्स हैं उनका अपरेगुलेशन हो जाएगा, यानी कि उनका नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको अब नया एक्सॉन बना है, वो कितना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है? कम न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। आपको काम ज्यादा चाहिए तो आप क्या करोगे, जो स्ट्रक्चर है टारगेट स्ट्रक्चर, उसमें रिसेप्टर बढ़ा दोगे। ठीक है, तो अपरेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स, व्हेन न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज, रेस्पॉन्स ऑफ टारगेट टिश्यू इज इंक्रीज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डीनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी। क्लियर? तो 3 जगह पे चेंजेस होते हैं। एक्सॉन में स्प्राउट जनरेट होंगे, एक स्प्राउट इलोंगेट होगा, उसको श्वान सेल्स कवर करेंगी, उसके चारों तरफ माइलिनेटेड शीट बनाएगी और वो जाके अटैच होगा टारगेट स्ट्रक्चर। क्लियर? सोमा में जो एक्सेस फ्लूइड था वो बाहर निकलेगा, सेल नॉर्मल हो जाएगी, न्यूक्लियस अपनी जगह पे आएगा, ऑर्गेनेल्स वापस आ जाएंगे। ठीक है, और जो टारगेट स्ट्रक्चर है वो अपने रिसेप्टर्स बढ़ा लेगा। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा रेस्पॉन्स मिले। इसको बोलते हैं डीनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी। क्लियर? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रीजनरेशन, सीवियरिटी ऑफ इंजरी, जितनी सीवियर हुई है उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, कंडीशन ऑफ सोमा, इफ द एक्सोनल डैमेज इज क्लोज टू द सेल बॉडी, ठीक है, लार्जर पार्ट ऑफ न्यूरोनल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म इज लॉस्ट, साइटोप्लाज्म लॉस्ट हो जाएगा तो सोमा को काम करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, तो और डिले हो जाएगा। लोकेशन ऑफ इंजरी, इंजरी सीएनएस में है या पीएनएस में है? पीएनएस में जो इंजरी होती है वो इजीली रिपेयर हो जाती है कम टाइम में, सीएनएस में ज्यादा टाइम में होती है, क्योंकि हमने बोला था स्प्राउट्स बनते हैं। सीएनएस में आता है स्प्राउट्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं, तो आगे वाली सेल्स कंफ्यूज रहती है किसको हम एक्सॉन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 15 से ज्यादा भी हो जाता है, अराउंड 15। ठीक है, तो ओलिगोडेंड्रोग्लाइया कैन नॉट फॉर्म अ पाथ अलोंग विच द स्प्राउट कैन ग्रो। ठीक है, तो इतने सारे स्प्राउट्स आ जाते हैं कि वो कंफ्यूज आती है कि कौन से वाले को हम एक्सॉन बनाएंगे और टारगेट ऑर्गन तक लेके जाएंगे। क्लियर? लास्ट आता है न्यूरोट्रोपिन्स, जिनकी हमने पहले बात करी थी। नाम बताओ कुछ एक। न्यूरोट्रोपिन्स की बात करी थी पहले। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ब्रेन डिराइव न्यूरोटिक फैक्टर्स। भूल गए? कोई बात नहीं, याद रखने की भी नहीं है। अप्लाइड में एक डिजीज का नाम बता रहा हूं, बाकी बहुत सारी होती हैं। एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है, पैची लॉस ऑफ एक्सोनल माइलिन occurs at the severe areas in the nervous system, several areas, and decrease conduction velocity. पाथवे कॉमनली पैरामिडल ट्रैक्ट, ठीक है, सेरिबेलर ट्रैक्ट, इनको अभी भी मत याद रखना। ठीक है, पहले बता रहा हूँ, सीएनएस जब आएगा तब कंफ्यूज होगे, इतने सारे ट्रैक्ट हैं सीएनएस में, 20-25 ट्रैक्ट के नाम आएंगे, सबको याद रखना है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है सबको याद रखो, छोड़ देना। यूजुअल सिम्टम्स, सेंसरी एबनॉर्मलिटीज, सेंसेशन डिक्रीज हो जाता है, मसल वीकनेस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, डिप्लोपिया, एटेक्सिया। ठीक है, इसके अलावा और कोई डिजीज का नाम नहीं पता होगा? जीबी सिंड्रोम का नाम सुना? बेयर का नाम सुना है? सुना है कि नहीं सुना? अभी हाल फिलहाल थोड़े दिन पहले बड़ा फेमस हुआ था, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, हर जगह जीबी सिंड्रोम चल रहा था। न्यूज़पेपर पढ़ा, टीवी देखा, नहीं करा कुछ भी?
है। बॉम्बे में और पुणे में बहुत फेमस हुआ था जीबी सिंड्रोम, नहीं सुना क्या? मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ ना कि तुम लोग कंफ्यूज जाओगे, बहुत फालतू में इतनी सारा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है ना। जो ज्ञान अभी काम का नहीं उसको क्यों रखोगे? तो जीबी सिंड्रोम होता है गुलियन बेयर, कभी कोई नाम पूछ ले वाइवा में तो बोल देना जीबी, ठीक है? जीबी सिंड्रोम, ठीक है? नर्व कंडक्शन स्लो हो जाता है, नर्व डैमेज हो जाती है। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, वॉलेरियन डिजेनरेशन याद रखना है और नर्व के सारे जो प्रॉपर्टीज है वो याद रखनी है। फाइबर्स की 7 प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी? एक जना एक बताते जाओ, आगे चलते। कंडक्टिविटी, अनफटिगेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, ऑल और नन, वो तो हो गया। अकोमोडेशन और समेशन, रिफ्रैक्टिव पीरियड, ठीक है? पीछे से स्टार्ट करेंगे, सारे ऐसे सीधे हो गए। शुरू कर। प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर, कंडक्टिविटी नेक्स्ट, समेशन नेक्स्ट, एक्साइटेबिलिटी। यही 3 बताते हैं, ये आंसर एग्जाम में अच्छा लगता है। हाँ बोलो नेक्स्ट नेक्स्ट। एक्सटेंसिबिलिटी कोई वर्ड नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट, इसीलिए पूछ रहा हूँ, पीछे आवाज नहीं आ रही ना मेरी। कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी भी वर्ड नहीं था। नेक्स्ट, अकोमोडेशन, ठीक है? तो कौन कौन से बताया तूने? पहला क्या बताया? कंडक्टिविटी, समेशन, एक्साइटेबिलिटी, अकोमोडेशन, अनफटिगेबिलिटी। पीछे बैठ जाओ 3 बैठ जाओ। समेशन तो हो गया ना, चलो कोई बात नहीं, आगे। रिफ्रैक्टिव पीरियड नेक्स्ट नेक्स्ट। खड़े होते जाओ, बैठते जाओ, मैं भी खड़ा हूं इतनी देर से, थोड़ा घुटनों की एक्सरसाइज करो। खड़े हो बैठो, नहीं आता तो। इतना ही था, अभी एक बाकी है, चलो खड़े हो बैठो। ऑल और नन, ठीक है? तो हो गए 7। अब इधर से शुरू करेंगे, चिंता मत करो, सबको रिवाइज करवा के जाऊंगा। बोलो। अकोमोडेशन सेकंड, मेरे को अभी तक आवाज नहीं है भाई। इन नहीं है, वो अन है। अनफटिगेबिलिटी नेक्स्ट। रिफ्रैक्टिव पीरियड, रिफ्रैक्टिव पीरियड कौन कौन से होते हैं? नहीं पता। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव पीरियड कौन कौन से होते हैं? नहीं पता, आगे। रिफ्रैक्टिव पीरियड कौन कौन से होते हैं? अभी है आगे वाली प्रॉपर्टी नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट, खड़े हो बैठो, खड़े हो बैठो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। नेक्स्ट, ऑल और नन, समेशन, कंडक्टिविटी, नहीं वो तो मैंने पूछा ही नहीं अभी तो। एक्साइटेबिलिटी, ठीक है? अब यहाँ इधर से प्रॉपर्टीज बताते हुए चलेंगे एक एक करके। पहली, ऑल और नन एक्सप्लेन कर क्या होता है?